नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, जिन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल 4 एकड़ जमीन पर कब्जा करके उन्होंने अपना सरकारी कार्यालय बनवा लिया, साथ ही भव्य मंदिर भी बना दिया। मंदिर और सरगुजा कुटीर के बीच में एक ओपन गार्डन भी बना हुआ है। अमरजीत भगत का कहना है कि ये सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए था, और जब इस बारे में अमरजीत भगत से पूछा गया तो उनका कहना था क्योंकि वो जनप्रतिनिधि थे, उनसे रोज मिलने के लिए सैकड़ों लोग आया करते थे और उनके काम के लिए ये ऑफिस बनाया गया। जैसे ही मंत्री पद से हटे उसे सामुदायिक भवन के उपयोग के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सदन में ये माना कि वहां निर्माण हुआ। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि वे लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों को डर उनका ऐसा है कि अब डराने की ये कोशिश है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार अब सवाल जवाबों का दौर चल रहा है। संभावित प्रत्याशियों को के डर से उन्हें बदनाम करने की कोशिश ये है। मैं बोल रहा हूँ कि चाहे मंदिर हो, चाहे सामने हमारा ये जो कैंप कार्यालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे गार्डन हो, ये उपयोगी है कि नहीं है। और सरकार में रहता है तो सरकार में जब रहते हैं उसकी उनको ज़रूरत रहता है तो पूरी ज़रूरत के अनुसार उपयोग। कोई अपने नाम से पट्टा तो मैंने नहीं बनवाया है, तो लोगों को क्यों इस बात से इतना तकलीफ़ है। उनको जब मैं मंत्री था, सरकार में था, हमारे उसका उपयोग किया, सरकारी पैसा से बना, मैं उस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ। आज गार्डन बना है, सब उठिए बैठिए घूमिए। अगर भवन बना है, जब तक था तब तक मैं अपना उपयोग किया, अब सामूहिक उपयोग के लिए है और हम लोग सब मिल करके और सार्वजनिक रूप से मंदिर बनवा दिया, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर आपत्ति है तो आप अगर मंदिर तोड़वाना है तोड़वा दीजिए। चरागाह की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। कब्जा कर सरकारी दफ्तर बनाए जाने का आरोप अमरजीत भगत पर है। सरकारी जमीन ये है, और इस पूरे मामले को लेकर जब सदन में चर्चा हुई तो खुद मुख्यमंत्री ने माना कि वहां पर निर्माण हुआ है। और बात करेंगे, हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनु, जो ये घटनाक्रम अब तक चला है, इस पूरे मामले में सदन में भी चर्चा हुई और खुद वो अमरजीत भगत भी मान रहे हैं कि ये तो सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए किया गया था। तनु, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में अब क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि सरकार भी, खुद मुख्यमंत्री सदन में ये मान रहे हैं कि वहां निर्माण हुआ है, सरकारी जमीन है और उस पर निर्माण हुआ है। क्या इसे ध्वस्त किया जाएगा और क्या इन्हें चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन सी जगह है भी जिन्हें कब्जा किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो हैं अब सरकारी ज़मीन पर कब्जे को लेकर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। और राजधानी रायपुर के विधायक कॉलोनी में, जहां पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का निवास है, और उसी के जस्ट सामने सरकारी ज़मीन पर जो है सरगुजा कुटीर करके सरकारी कार्यालय अमरजीत भगत के द्वारा जो है बनवाया गया था। और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक भव्य मंदिर का भी निर्माण किया गया, और सरगुजा कुटीर और इस भव्य मंदिर के जस्ट बीच में एक ओपन गार्डन का भी निर्माण किया गया था, जिसको कहा जा रहा है कि वह जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर चारागाह बना था। और इस पूरे मामले पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि वो सरकारी उपयोग के लिए बनाया गया था, इस पर कोई रजिस्ट्री नहीं की गई है। इसके साथ ही उनका कहना है कि जब वे मंत्री पद पर थे तो रोजाना उनसे सैकड़ों लोग मिलने आते थे, और उसी को मिलने जिसके चलते उन्होंने वहाँ पर एक सरकारी कार्यालय का जो है निर्माण किया था। और अब आदेश आ गया है तो वो उसे खाली करने के लिए भी तैयार है, और शिफ्टिंग का काम भी जो है वो शुरू हो गया है। वहीं इस सबसे खास बात वहाँ पर यह है कि जिस जगह पर, जिस सरकारी ज़मीन पर ये जो निर्माण हुआ है, वहाँ पर अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के कई मंत्री और पूर्व विधायक भी जो है रह चुके हैं। और इसके साथ ही इसको लेकर सदन में भी जो है मामला उठा है, और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसको कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो संभावित प्रत्याशी है, इसको देखते हुए बीजेपी जो है उन प्रत्याशियों को बदनाम करने का काम कर रही है। फिलहाल जांच का जो पूरा कार्य है वो चालू है, और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो है लगातार सवालों पर घिरते नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर आगे भी जो है वो जाँच की जाएगी, और जिसके बाद कार्यवाही का जो दौर है वो चालू होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और धार में जय श्री राम बोलने पर विवाद हो गया। निजी स्कूल के डायरेक्टर ने इससे मना किया। दरअसल शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से मना किया गया। लोगों की आपत्ति के बाद डायरेक्टर ने माफी मांगी है। दसई गांव के निजी स्कूल का यह पूरा मामला है, जहां शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से पहले मना किया और बाद में जब इस पर विरोध हुआ तब इस पर माफी मांगी गई स्कूल डायरेक्टर के द्वारा। मैंने स्कूल में आती हूँ, मैं सारे टीचर से जय श्री राम करती हूँ। मैंने सारे टीचर्स को मैंने जय श्री राम बोला। उसके बाद हुआ ऐसा कि मैंने गई इंक डालने, मैंने सर को देखा, सर को बोला सर जय श्री राम। तो वो उठाते ने मेरे को बोल रहे हैं कि मैम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जय श्री राम मत बोलो, ये CBSE स्कूल है, आप जय श्री राम नहीं बोलोगे, आप यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोलोगे, ऐसा बोला गया उनका। कोई गलत फहमी हो गई है, बाकी मैंने कोई रोक नहीं लगाई है और ना रोक है। यहाँ सभी तरह की प्रार्थना होती है, जैन धर्म की प्रार्थना होती है। मैं उस टेंशन में था, मेरे से कुछ बोला गया है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पहले मनाही की गई, हालांकि बाद में विरोध होता देख डायरेक्टर महोदय ने इनकार किया और माफ़ी भी मांगी। उनका कहना है कि मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए इससे मनाही की गई थी। लेकिन अगर इससे किसी को एतराज़ है तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। और शिक्षिका को पहले जय श्री राम बोलने से मना किया, उसके बाद डायरेक्टर को जब इस बात में विवाद होता दिखाई दिया तो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को आहत हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूं। दसई गांव के एक निजी स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां शिक्षिका अभिवादन में सभी को जय श्री राम बोलकर अभिवादन करती हैं। तो इस जय श्री राम बोलकर अभिवादन करने को लेकर डायरेक्टर को इस पर ऐतराज़ था और इस ऐतराज़ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। हालांकि बाद में जब इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने लगा तो डायरेक्टर ने माफ़ी मांगकर इसे रफा दफा करने की कोशिश की। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। नवीन, अभी क्या स्थिति है फिलहाल? आखिर डायरेक्टर सफाई तो दे रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन पहले क्यों मना किया गया और क्या है अभी स्थिति फिलहाल इसमें? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये पूरी घटना जो है धार के नीचे ग्राम दसई की है। दसई में जो है एक कॉन्वेंट स्कूल है, लेकिन सावर स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल, और वही का पूरा मामला है। स्कूल का डायरेक्टर ने जो है ये शिक्षिका से जो है जय श्री राम बोलने से मना किया है। स्कूल की शिक्षिका ने जब सुबह सुबह वो स्कूल पहुंची, वो इसके बाद में डायरेक्टर से वो जब मिली तो शिक्षिका ने जय श्री राम बोला, लेकिन इसी दौरान जो है डायरेक्टर पंकज जैन ने जो है शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से मना किया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि यह जो है इसमें वो यहाँ पर जो है जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, और इस प्रकार से उन्होंने उनको मना किया। जिसके बाद में शिक्षिका ने उनके भाई को बुलाया और हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग स्कूल में पहुंचे। उसके बाद में जो है पूरे मामले में स्कूल पकड़ा और देखते ही देखते जो है विवाद बढ़ने लगा। और जिसे देखते हुए जो है हिंदू संगठन के लोगों ने, वो शिक्षिका के भाई ने जो है स्कूल डायरेक्टर से बात की, जिसके बाद में स्कूल डायरेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर माफी भी मांगी है और जिसके बाद में ये पूरा मामला शांत हुआ है। तो फिलहाल अभी पूरा मामला शांत पड़ा हुआ है और स्कूल के डायरेक्टर ने जो है इस पूरे मामले में माफी मांगी है। वही हिंदू संगठन के लोगों ने इसमें आपत्ति जताई है कि इस प्रकार का मामला आगे से नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नवीन। और दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 8 राज्यों की कोर कमेटी की यह बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन भी होगा। दरअसल MP में टिकट वितरण को लेकर मंथन होगा। अमित शाह, JP नड्डा, BL संतोष, ये सभी नेता मौजूद रहेंगे और इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। VD शर्मा और हितानंद शर्मा भी यहां मौजूद रहेंगे। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। 8 राज्यों की कोर कमेटी की ये बैठक होनी है। मध्य प्रदेश की भी इसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही शामिल होंगे और टिकट वितरण जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण भी है हर पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। ऐसे में इस बैठक में जो प्रदेश स्तर के और केंद्रीय स्तर के नेता मिलेंगे तो चर्चा जरूर होगी कि 29 लोकसभा सीटों पर किन चेहरों को उतारा जाए। और यहाँ जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा था एक बड़ा बदलाव, एक
नया फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। क्या लोकसभा चुनाव में भी कुछ उसी तरह के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी चलने वाली है? आज की इस मीटिंग में काफी कुछ तय हो जाएगा। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अशरफ, डिटेल्स क्या मिल पा रही है? कितने बजे मीटिंग होनी है? कौन कौन से चेहरे पहुंचने वाले हैं और कौन कौन से पहुंच चुके हैं? आशीष, देखिए, भाजपा की ये मीटिंग शुरू होगी। इसमें 8 राज्य के तमाम बड़े नेता हैं, वो हैं। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक है और प्रमुख रूप से इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उनका चेहरा कौन होगा, यानी उम्मीदवार कौन होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कल भोपाल में एक बैठक हुई थी मध्य प्रदेश चुनाव समिति की। उसमें उन्होंने तय किया है कि किन किन को चेहरा बनाएगा। एक लिस्ट लेके वो यहाँ आएंगे और वो लिस्ट जो है यहां केंद्रीय भाजपा की कोर कमेटी के सामने रखी जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्रीय कोर कमेटी अपना निर्णय लेगी कि किसको हमने चुनाव मैदान में उतारना है, कौन हमारा चेहरा होगा, उनकी क्या खूबियां होंगी और किस तरह रणनीति के तहत हमें आगे बढ़ना है। तो आज की जो बैठक है इसमें एक तरह से ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव की नींव रखी जाएगी। तो इसके बाद फिर जब है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन लोकसभा का उम्मीदवार है, यानी कौन लोकसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा होगा। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, संगठन महामंत्री हितानंद भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता, अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों इस बैठक में रहेंगे और इनके सामने जो प्रदेश के नेता हैं वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे और उसके बाद फिर अमित शाह और जेपी नड्डा कोई फैसला लेंगे और उस फैसले को केंद्रीय चुनाव समिति के आगे रखा जाएगा। आशीष। बिल्कुल अशरफ, और जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि एक फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था और उस फॉर्मूले के तहत हो सकता है कि यहां पर आगे स्थिति बने। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, और पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त आज जारी होनी है। इंतजार खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्त में ट्रांसफर की जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ही यह सीधा पैसा चला जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी 16वीं किस्त जारी करने वाले हैं। ये 2,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि के तौर पर दिए जा रहे हैं, जबकि इसका 21,000 करोड़ का भारी भरकम बजट है और 21,000 करोड़ रुपए आज किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। और बीजापुर में हॉस्टल अधीक्षक पर गाज गिरी है। दरअसल छात्र के सुसाइड मामले में अधीक्षक निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर ने अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया। 7वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी और इसी पूरे मामले में अधीक्षक को निलंबित किया गया है। बीजापुर में हॉस्टल अधीक्षक पर गाज गिरी है। एक बालक के सुसाइड मामले में, जो कि 7वीं कक्षा का बालक था, आखिर उस सुसाइड को लेकर जो एक्शन है वो अधीक्षक पर लिया गया है। आखिर इस पूरे मामले में आगे क्या स्थिति रहेगी, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये खबर अंबिकापुर से, जहां ग्रामीणों का लखनपुर थाने में जमकर हंगामा देखने को मिला। अंबिकापुर विधायक के भाई पर आरोप है प्रशिक्षु डीएसपी शुभम तिवारी को देख लेने की धमकी दी है। अवैध कोयला तस्करी मामले में प्रशिक्षु डीएसपी ने 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। फर्जी कार्रवाई और फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया गया। थाना प्रभारी पर कोयला तस्करों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का बीजेपी नेताओं ने इसमें आरोप लगाया था। अंबिकापुर से यह पूरा मामला सामने आया। ग्वालियर में 2 भाइयों पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता की माने तो उसके पड़ोसी दोनों भाइयों ने 26 फरवरी शाम घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को नामजद कर लिया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। और इंदौर में फिर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ऑफिस बॉय के साथ हुई लूट की वारदात। आंखों में मिर्च झोंक कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
और इंदौर में घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। बच्ची के साथ नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप, नाबालिग पर ही रेप करने का आरोप है और लोगों ने नाबालिग को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट अपहरण का भी मामला दर्ज किया गया है। शिवपुरी जिले के 18 से ज्यादा गांवों में तेज बारिश हुई है और कुछ जगहों पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। खेत में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को इससे नुकसान पहुंचा है। पिछोर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत भी हो गई है। और बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। देश के किसानों का